Students, chapter number 3, Neuroscience and Behavior. न्यूरॉन्स हमारी जो बॉडी है उसमें जब कम्युनिकेट करना होता है या आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है तो उसके लिए एक पूरा बॉडी के अंदर सिस्टम मौजूद है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हम उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बॉडी की जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट जो मसल्स वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर ही पॉसिबल होता है कि हम कोई प्रिसाइज मूवमेंट कर सकते हैं। लाइक जब आप पियानो बजाते हो या गाड़ी चला रहे हो तो आपके बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट मसल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। अब जो न्यूरॉन्स हैं बेसिकली या नर्व सेल्स हैं ये आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं। आपकी बॉडी में जो कह लें कि ब्रेन से मैसेज जनरेट होता है उसको मसल्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के फंक्शन को हम आगे अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में तकरीबन 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, और हमारी जितनी ब्रेन की एक्टिविटी है या कह लें नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसका जो मेन बिल्डिंग कह लें कि सेल है दैट इज न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में कह लें कि जो ब्रेन है वो किससे बना, न्यूरॉन से बना। ठीक है, जो बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो मेन सेल्स हैं जो कि कह लें कि जिनसे मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बना है वो कौन से हैं, न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, और इनका काम बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ठीक है, और इनका मेन मकसद क्या है, बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स या मसल्स की कोऑर्डिनेशन करना और कम्युनिकेशन का काम करना। और इनकी तादाद तकरीबन 1 ट्रिलियन है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और हमारे जितने भी बिहेवियर्स हैं लाइक जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं, सोचने से लेके आइडिया जनरेशन से लेके इनोवेशन, ठीक है, थिंकिंग, ये सारा कुछ कौन करता है, हमारे न्यूरॉन सेल्स करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जैसे जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे आपको न्यूरॉन्स के फंक्शंस का पता चलता जाएगा। इस स्लाइड में आप न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। लाइक ऑल अदर सेल्स इसकी भी एक सेल बॉडी होती है जिसमें सेल का न्यूक्लियस होता है या पावर हाउस होता है। उसके बाद क्या है कि डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स के बाद जो आता है एक्सॉन। ठीक है, और एक्सॉन जो है इसकी जो शक्ल है बिल्कुल सॉसेजेस की तरह। ठीक है, इसके ऊपर एक मेलिन शीट है। ठीक है, जो कि फैट की बनी हुई है। और पूरे कह लें कि न्यूरॉन के अंदर से कौन सी मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की। ठीक है, और एक्सैन्स जो हैं इनके एंड पे क्या है, टर्मिनल बटन्स हैं। ठीक है, ये एक न्यूरॉन के सिंपल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आपके बाकी जो आम सेल्स होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर आपको डेंड्राइट्स नज़र आ रहे हैं, टर्मिनल बटन नज़र आ रहे हैं। और इनका स्ट्रक्चर इस तरह होने की मेन वजह क्या है कि इन्होंने कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करना है और इनके अंदर से क्या होना है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस पास होनी है। ठीक है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जैसे आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा कि डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या हैं, ये क्लस्टर ऑफ फाइबर्स हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं, एट द एंड ऑफ अ न्यूरॉन होती हैं। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये मैसेज को रिसीव करती हैं फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, फिर सेकंड हमने देखा कि मेन स्ट्रक्चर में आ जाता है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन जो है वो आपने देखा है कि उसकी जो शक्ल है, ठीक है, वो सॉसेजेस की तरह है और उसके एंड पे टर्मिनल बटन्स हैं। ठीक है, उनको आप स्मॉल प्लजेस भी कहते हैं। और उनका क्या मेन फंक्शन है, जो टर्मिनल बटन्स हैं वो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में लेके जाते हैं या सेंड करते हैं। ठीक है, डेंड्रॉइड्स क्या है, वो मैसेज को रिसीव करती हैं और जो एक्सॉन के टर्मिनल बटन्स हैं वो मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करती हैं, एक जगह से मैसेज को दूसरे न्यूरॉन में सेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है कि जो मैसेज है ये किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में करता है, और मोस्टली क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। उसके बाद हमने देखा कि एक्सॉन जो है उसके ऊपर एक मेलिन शीट है। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है फैट एंड प्रोटीन की, जो कि एक्सॉन्स को रैप करती है और इनकी शक्ल जो है इसकी वजह से क्या हो जाती है, सॉसेज की तरह की हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इंसुलेशन का मेन मकसद क्या है कि वो जो इलेक्ट्रिकल मैसेज है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो सके और वो जो मैसेज है वो इंसुलेट हो सके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो लॉस ना हो। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल लाइक जैसे इलेक्ट्रिक केबल होती है उसके इर्द गिर्द इंसुलेशन होती है, इसी तरह जो नेचर है उसने भी एक्सॉन जो है उसकी जो मेलिन शीट है वो भी सेम इंसुलेशन का काम करती है और प्रोटेक्ट करती है ये कोटिंग
सो दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करें न्यूरॉन्स के इन बिटवीन, ठीक है। वो न्यूरॉन्स फायर, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है और ये फायर करती हैं जस्ट लाइक अ गन, या तो ये फायर करती हैं या फिर बिल्कुल फायर नहीं करती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो इन बिटवीन स्टेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइक अगर आप गन जो है उसका ट्रिगर ज़्यादा ज़ोर से दबाते हो तो ज़्यादा ज़ोर से या ज़्यादा फोर्स के साथ जो है वो बुलेट फायर होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। या तो बुलेट फायर होती है या फिर बुलेट फायर नहीं होती, उसकी जो स्पीड है दैट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट जब वो फायर होती है। तो न्यूरॉन्स भी सेम है, ठीक है। अगर तो आपकी न्यूरॉन सेल्स जो है वो ठीक है तो दे आर फायरिंग, ठीक है, लाइक अ बुलेट, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है या जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है। लाइक अगर आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो 1 सेकंड में 1000 दफ़ा फायर हो रही है, 1000 दफ़ा पास हो रही है, तो इसका मतलब है जो सिग्नल है या जो मैसेज है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। और अगर 1 सेकंड में वो 100 टाइम फायर हो रही है तो इसका मतलब है जो सिग्नल है या जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वो कम है। सो जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, कह लें कि फायरिंग की, वो डिटरमिन करती है कि जो मैसेज है जो न्यूरॉन कन्वे करना चाह रही है वो स्ट्रांग है या फिर वो वीक है, ठीक है। जो स्पीड है दैट इज ऑलमोस्ट द सेम जस्ट लाइक अ गन, या तो फायर करता है या फिर फायर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, हमने बात की कि जो न्यूरॉन्स हैं इनके अंदर जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब उसके लिए लाजमी है कि जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई चार्ज हो। तो जब रेस्टिंग स्टेज होती है तब न्यूरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -70 मिली वॉट्स का। और जैसे ही कह रहे हैं कि मैसेज ट्रेवल करना होता है या ट्रिगर होता है तो फिर क्या होता है कि आइंस की मूवमेंट होती है और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और जो मैसेज है वो नेगेटिव से, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो जाते हैं और मैसेज जो है वो ट्रेवल कर जाता है थ्रू अ न्यूरॉन। सेम जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर में होता है कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट तब ट्रेवल करती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जो कह लें कि सेम बॉडी में भी जो न्यूरॉन्स हैं के अंदर मैसेज तब ट्रेवल होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। रेस्टिंग स्टेज में जो न्यूरॉन है वो क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। अच्छा, अभी इसकी इंटेंसिटी की बात करते हैं। लाइक अगर आप ट्यूब लाइट ऑन करती हो और अंधेरे से एकदम आप लाइट में आती हो, ट्यूब लाइट में आती हो, तो आपको क्या होता है कि आपकी आईज में लाइट की इंटेंसिटी जाती है और मैसेज आपकी आंखों से ब्रेन तक जाता है, ठीक है। अब ट्यूब लाइट जो है उसकी रोशनी कम है, ठीक है, तो मैसेज जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं जाएगा लाइट का, ठीक है। लेकिन अगर आप डार्क रूम से एकदम सनलाइट में आते हो तो सनलाइट बड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फिर क्या होगा, एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा। आपकी जो आइज़ हैं, जो एक सेंस ऑर्गन है, उन्होंने क्या किया कि लाइट को डिटेक्ट किया और मैसेज किया आपके ब्रेन तक। इतना स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि आप एकदम से आंखें खोल भी नहीं सकते, ठीक है। तो जब स्ट्रांग मैसेज था तब क्या हुआ कि न्यूरॉन जो है उन्होंने ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ फायर किया, ठीक है। मीन्स कि 1 सेकंड में कह लें कि 1000 टाइम्स न्यूरॉन्स ने फायर किया जब आप डे लाइट में गए, और 1 सेकंड में 100 टाइम्स या थोड़ा कम फायर किया जब आप डार्क रूम से किसी लाइट वाले रूम में आए, क्योंकि तब इंटेंसिटी क्या थी, स्टिमुलस की कम थी। सो इस तरह से जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर करती हैं या मैसेज को कन्वे करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। वेयर न्यूरॉन्स मीट, अब क्या है कि पूरी बॉडी में न्यूरॉन सेल्स हैं, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। वो किस तरह से कनेक्टेड है, उनका जो गैप है वो किस तरह से ब्रिज होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, अब कंप्यूटर में जो वायर्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। लेकिन अब जो न्यूरॉन्स हैं इनका जो सिस्टम है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ कंप्यूटर और इज़ डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायर्स। इनमें क्या है कि ये कनेक्टेड होती हैं थ्रू अ गैप दैट इज़ नोन एज साइनैप्स, ठीक है। अब साइनैप्स क्या है कि जो दो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान आपस में एक गैप होता है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। साइनैप्स कैसा गैप है जिधर एक जो न्यूरॉन है उसका एक्सॉन जो है सेंडिंग न्यूरॉन का वो कम्युनिकेट करता है विद डेंड्राइट ऑफ अ रिसीविंग न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो गैप है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं ये आपस में जो है किसी फिजिकल
वायर की तरह कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये जो गैप है ये केमिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और वो जो केमिकल्स जो इस गैप को फुलफिल करते हैं या कनेक्ट करते हैं एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ, उनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अब क्या है कि केमिकल क्या करते हैं बेसिकली, ये जो केमिकल्स हैं ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज है उसको डिलीवर करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनका हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे आगे भी कि कितने डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स जो हैं ये हमारे न्यूरॉन सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। उनका क्या फंक्शन होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो गैप है न्यूरॉन्स का या जो कह लें कि कनेक्शन है दैट इज अ केमिकल कनेक्शन विथ वन अनदर, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे हमने पढ़ा कि जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर जो गैप है उसको केमिकली एक दूसरे से वो कनेक्टेड होती है न्यूरॉन्स, ठीक है। और जो गैप है वो कनेक्टेड होता है थ्रू केमिकल मीन्स, ठीक है। और वो जो केमिकल्स जो गैप को कनेक्ट करते हैं दे आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो इधर से हमें पता चलता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इनको स्टडी करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है डोपामिन, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये इनकी जो कह लें कि क्वांटिटी है वो अफेक्ट कर सकती है कि जो मैसेज है जो न्यूरॉन्स में से ट्रेवल करना है वो कैसे ट्रेवल करे, उनकी उसकी जो स्पीड है प्लस उसका जो इस केमी न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो केमिकल का लेवल है वो डिटरमिन कर सकता है कि मैसेज किस तरह से न्यूरॉन्स में से ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब इस डिस्कवरी के बाद कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं दे आर इम्पोर्टेंट फॉर कैरिंग मैसेजेस, तो जो न्यूरो साइंसेज है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है, ठीक है। जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, उन्होंने ये देखा कि जो सर्टन लेवल ऑफ केमिकल्स हैं बॉडी में उनसे क्या होता है कि हमारी डिफरेंट जो बिहेवियर है वो रेगुलेट होता है, ठीक है। अब जो डोपामीन है वो इम्पॉर्टेंट है प्लेयर के लिए, लर्निंग के लिए, बॉडी मूवमेंट के लिए। ऐसे लोग, ठीक है, जिनके अंदर किसी डिसऑर्डर की वजह से डोपामीन जो है उसकी कमी होती है या उसकी डेफिशिएंसी होती है, उनकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब पार्किंसन एक डिजीज़ है जिसमें बॉडी की मूवमेंट जो है अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये पार्किंसन डिजीज़ काज कैसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन से। फिर क्या है कि ये डोपामीन अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है तो फिर भी आपको डिफरेंट बीमारियां हो सकती है, जैसे शेज़ोफ्रेनिया एक डिजीज़ है जिसमें जो लोग हैं उनकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वो हर चीज़ जो इमेजिन करते हैं उसको रियलिटी कंसिडर करने लग पड़ते हैं, ठीक है। सो क्या है कि ए, जो केमिकल्स हैं स्पेशली जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनकी डेफिशिएंसी की वजह से या इनकी कह लें कि ज़्यादा होने की वजह से आपको मेंटल डिस्टरबेंस हो सकती है, मेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ऐसी ड्रग्स मौजूद हैं जो कि इन न्यूरोट्रांसमीटर की जो कह लें कि लेवल है आपकी बॉडी में उसको कंट्रोल कर सकती हैं। लाइक ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर डोपामिन का लेवल हाई है और उनको शेज़ोफ्रेनिया के कह लें कि सिम्टम्स आते हैं, थ्रू ड्रग्स हम क्या कर सकते हैं कि उनकी बॉडी में डोपामिन के लेवल को कम कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर डोपामिन का लेवल कम है हम ड्रग्स के थ्रू उनके अंदर डोपामिन का लेवल ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे डोपामीन है इसी तरह से एक और केमिकल है सेरोटोनिन, ठीक है। इसके बारे में भी काफ़ी रिसर्च की गई है, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इंसान की स्लीप के लिए, ईटिंग के लिए, मूड, पेन, इन सारे इमोशंस को, इन सारे बिहेवियर्स को, ठीक है, जो रेगुलेट करता है न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज सेरोटोनिन, ठीक है। और रिसर्च शो करती है कि ऐसे लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं, अल्कोहलिज्म का शिकार हैं, जिनके अंदर सुसाइडल इंटेंसिटीज़ हैं, ठीक है, ज़्यादा इम्पल्सिव अग्रेशन पाया जाता है या ज़्यादा वो स्ट्रेस में रहते हैं, उनके अंदर क्या होता है बेसिकली ये जो सेरोटोनिन का लेवल है ये कह लें ज़्यादा या कम होता है, जिसकी वजह से उनको ये वाले सिम्टम्स फेस करना पड़ते हैं, ठीक है। सो अब क्या है कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि ये जो डिप्रेशन है या जो स्ट्रेस है इसको हम ड्रग्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे लोग
जिनके अंदर कह लें कि सेरोटोनिन की कमी या ज़्यादती है, या ऐसे लोग जिनके अंदर डोपामिन की कमी या ज़्यादती है, उनको हम ड्रग्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और उनका जो भी ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए उसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं बेसिकली ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके बिहेवियर के लिए प्लस आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारी नर्व्स का पूरा सिस्टम है या न्यूरॉन सेल्स का पूरा सिस्टम है, इसको हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारा ब्रेन और सेकंड है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन हमारा है उसमें क्या है, न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ठीक है। ब्रेन से नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो हमारी जो बैक है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसके अंदर क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से भी क्या है कि न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स का पूरा नेटवर्क है, ठीक है, जो कि ब्रेन को कनेक्ट करता है हमारी लोअर बॉडी के साथ, ठीक है। इन दोनों को, ब्रेन को प्लस स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक अलहदा से सिस्टम है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलके क्या बनाता है, हमारा टोटल नर्वस सिस्टम बनाता है बॉडी का, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है कि हमारी बॉडी में, अब ब्रेन जो है, ब्रेन ने मैसेज दिया स्पाइनल कॉर्ड को। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अपने न्यूरॉन्स हैं या नर्व सेल्स हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि पूरी बॉडी को रीच नहीं कर सकते। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है जो कि आपकी बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन्स को, बाकी सारे मसल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है कि ये एज अ रिले एक्ट करता है बिटवीन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल अदर बॉडी ऑर्गन्स एंड मसल्स, ठीक है। देखिए, अब हमारी जो फिंगर की टिप है इसके अंदर भी क्या है, न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। हमें फॉर एग्जांपल हम किसी हार्ट जगह पे अगर अपनी फिंगर टिप टच करते हैं तो हमें मैसेज आता है कि हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है। तो अब वो जो न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारी फिंगर टिप्स में पाई जाती हैं वो किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और उन्होंने हमें किसको किससे कनेक्ट किया है, हमारी स्किन को कनेक्ट किया है हमारे ब्रेन के साथ। सो जो बॉडी है, स्पाइनल कॉर्ड के अलावा या ब्रेन के अलावा जो नर्व सेल्स हैं जो बाकी बॉडी के हिस्सों में पाए जाते हैं या बाकी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, वो किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। उनमें नर्व सेल्स भी आ जाते हैं और गैंग्लिया सेल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि बॉडी का मेन मकसद है कम्युनिकेट करना, ठीक है, मैसेज को ट्रांसफर करना ब्रेन से पूरी बॉडी तक। और सब में कौन मदद करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, हमारा बॉडी का नर्वस सिस्टम। ब्रेन और बाकी जो बॉडी के मसल्स हैं या जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो कम्युनिकेशन का मेन रोल प्ले करता है वो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या है, वो ब्रेन के मैसेज को बाकी बॉडी तक पहुंचाता है, लेकिन इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि विदाउट हेल्प ऑफ ब्रेन भी परफॉर्म कर सकता है। लाइक जो नी जर्क है, लाइक आप किसी कोई चीज़ आपके नी पे आके हिट करती है और अपनी आप लोअर बॉडी जो आपका नी है, ठीक है, उसको मूव करते हो, तो ये जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है इसके लिए आपको ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसी ने ही मैसेज को कम्युनिकेट कर दिया कि आपने अपना जो नी है वो मूव करना है। तो जो आपकी लोअर बॉडी है वो बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जो मेजर रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, लाइक आपने बॉडी, आपने किसी हार्ड चीज़ को टच किया, ठीक है, आपके हैंड ने, और आपने अपना हाथ पीछे हटा लिया है, तो ये वाला भी एक्शन ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन तक मैसेज है, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड ही इसको खुद से कम्युनिकेट कर लेता है, और आपका जो विड्रॉल होता है हैंड का, मैसेज किधर से आता है, आपको स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरॉन से डायरेक्टली आ जाता है, सही है। सो जो मेन हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें मेन तो ब्रेन का रोल है, उसके बाद आप कह सकते हैं प्राइमरी रोल स्पाइनल कॉर्ड का है, और उसके बाद क्या है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि छोटे छोटे न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। ये सारे मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और बॉडी में जो मैसेजेस हैं उनको क्या करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं और बॉडी की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट भी करते हैं आपस
टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब बॉडी में 3 डिफरेंट किस्म के न्यूरॉन्स जो हैं वो पाई जाते हैं, ठीक है। अब देखें कम्युनिकेशन 2 तरह से हो सकती है, या तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आपके बाकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या बॉडी के जो मसल्स हैं उन तक जाए, या फिर क्या है कि आपके जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो मसल हैं उनसे कोई मैसेज जनरेट होके आपके ब्रेन तक जाए। अच्छा, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो क्या करती हैं कि वो आपके जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनसे जो सेंसरी स्पेशली जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे जो मैसेज उन उनसे जनरेट होता है उस मैसेज को वो किधर लेके जाती हैं, ब्रेन तक लेके जाती हैं। लाइक जैसे हमने पहले एग्जांपल दी है कि जब आप लाइट में जाते हैं तो आपकी जो आईज हैं इनके अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं और मैसेज किधर जाता है, ब्रेन तक जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो आपकी स्किन है, ठीक है, जब वो कोई हॉट ऑब्जेक्ट को अगर आप टच करते हो या हॉट एनवायरनमेंट में जाते हो तो आपकी बॉडी क्या है, आपकी बॉडी में जो स्किन है वो हॉटनेस को डिटेक्ट करती है और मैसेज आता है आपकी ब्रेन तक, ठीक है। तो क्या है कि 2 तरह से कम्युनिकेशन है, या तो बॉडी से मैसेज जा रहा है ब्रेन को, और सेकंड क्या हो सकता है कि ब्रेन से मैसेज आपकी बॉडी तक जाए या मसल्स तक जाए। देखिए, जो ब्रेन है वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करे, कोऑर्डिनेट करे। अब वो वाला मैसेज जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से आपकी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को जाएगा या डिफरेंट मसल्स को जाएगा, वो किसके थ्रू जाएगा, वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, वो बेसिकली ब्रेन से मैसेज लेके जाती हैं आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है, आपकी बॉडी के डिफरेंट मसल्स तक। लाइक जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, तो आपने आंखों से एक बॉल को देखा और उसके बाद क्या है कि आपने जब हिट करना है तो आपके ब्रेन से मैसेज किधर जाएगा, आपके आर्म्स के अंदर जो मसल है उधर तक जाएगा, फिर आप बॉल को देख के उसको हिट करोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाती हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स बेसिकली क्या करती हैं कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं सो दैट जो कम्युनिकेशन है वो इजीली हो सके और इफेक्टिवली हो सके। सो हम कह सकते हैं कि 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं, एक सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं कि बॉडी जो है, बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स या मसल हैं उनसे मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती हैं। और मोटर न्यूरॉन्स क्या है कि वो क्या करती हैं कि आपका जो ब्रेन है या जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उधर से मैसेज मसल्स और ग्लैंड्स तक लेके जाती हैं। और इंटर न्यूरॉन्स बेसिकली क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को। एक तो बॉडी का नर्वस सिस्टम हो गया जिसमें मैसेज जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रेवल करता है, ठीक है। इसके अलावा जो बॉडी है उसका एक अलग से सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ केमिकल्स एंड ग्लैंड्स। अब ये क्या है, ये एक सेकंड कहने के कम्युनिकेशन का सिस्टम है जो कि बॉडी में मौजूद है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कम्युनिकेशन थ्रू हार्मोन्स होती है और थ्रू ब्लड होती है। देखिए, ब्लड के अंदर स्पेसिफिक जो है लेवल ऑफ हार्मोन्स वो प्रोड्यूस होता है, और वो जो हार्मोन्स हैं उन्होंने जिस भी टारगेट ऑर्गन में जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है वो ब्लड के थ्रू मूव करेंगे और मूव करके अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे। अब मोस्टली जो रोल प्ले करता है एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ केमिकल्स में, वो ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो करता है। और मोस्टली जितने आपके हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, उनकी कह लें कि क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि केमिकल मैसेजेस हैं, ठीक है, जो कि हार्मोन्स की सूरत में मूव करते हैं और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को जो जो मैसेज है वो ब्लड की सर्कुलेशन के थ्रू पहुंच जाता है, ठीक है। और मेन मैसेज कैरियर्स कौन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो कि केमिकल हैं, और वो किस में पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और हार्मोन्स की क्वांटिटी को रेगुलेट कौन करता है, ब्रेन का पार्ट है एक हाइपोथैलेमस, वो रेगुलेट करता है। अच्छा, अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम को कंपेयर करना चाहते हैं नर्वस सिस्टम के साथ, तो उसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि नर्वस सिस्टम में जो कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है जो कि बड़ी फास्ट है, ठीक है। जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें जो कह लें कम्युनिकेशन है वो केमिकल की फॉर्म में होती है और ये बड़ी स्लो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक केमिकल है
हार्मोन है वो ब्रेन ने जनरेट किया और वो लीवर को टारगेट कर रहा है, लीवर को जाके उसने अफेक्ट कर रहा है या लीवर के फंक्शन को उसने रेगुलेट करना है, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा जब हार्मोन ब्रेन से रिलीज होगा और लीवर पे पहुंचने तक उसको टाइम लगेगा। जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हम वो तो 1000 ऑफ अ सेकेंड मैसेज कन्वे हो जाता है, ठीक है। और जो कह लें कि ये हार्मोनल कम्युनिकेशन है, इसको तो मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा कह लें कि स्लो सिस्टम है एज कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा ये कि आपकी बॉडी में डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के लिए हार्मोन्स बड़े इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है उसमें बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, उनके डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स होते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अच्छा, अगर हम जो न्यूरल मैसेजेस हैं जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होते हैं उनकी बात करें और अगर हम उनको हार्मोन जो केमिकल कम्युनिकेशन है उसके साथ कंपेयर करना चाहें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है न्यूरॉन्स की जो मूवमेंट है दैट इज़ जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक वायर, लाइक इलेक्ट्रिक वायर जो होती है वो कनेक्टेड होती है और बड़ी स्पीड से जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है। लेकिन जो हार्मोन्स हैं इनकी मूवमेंट आप कह सकते हो कि रेडियो वेव्स की तरह है, ठीक है, जो कि पूरी बॉडी में से हार्मोन्स जो हैं वो मूव करेंगे लेकिन जिस टारगेट ऑर्गन को उन्होंने जाके हिट करना है उधर जाके वो अपना मैसेज कन्वे कर देंगे, ठीक है। लाइक हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है सर्टेन हार्मोन्स के लेवल को, ठीक है। एक हार्मोन है उसने फॉर एग्जांपल जाके लिवर को टारगेट करना है तो पूरी बॉडी में से मूव करता करता फॉर एग्जांपल वो ब्लड आपके हार्ट में से भी मूव किया, लंग में से भी मूव किया, लेकिन जब वो लिवर में पहुंचेगा तो वो जो सर्टेन हार्मोन है वो जाके टारगेट करेगा लीवर को और अपना जो मैसेज है वो कम्युनिकेट कर देगा लीवर के साथ और लीवर का जो फंक्शन है वो उस हार्मोन के की एक्टिविटी की वजह से कह लें कि अल्टर हो जाएगा या जो भी है फंक्शन वो अचीव हो जाएगा, सही है। तो हम कह सकते हैं कि जो केमिकल मैसेजेस हैं, ठीक है, हार्मोन्स के, दे आर जस्ट लाइक रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स भी देखें पूरी इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं लेकिन जब आप सर्टन फ्रिक्वेंसी टोन करते हैं तो जो सर्टन रेडियो वेव्स हैं वो कैच हो जाती हैं और वो चैनल जो है वो आपके रेडियो पे लग जाता है, सही है। दी ब्रेन, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका जो सबसे मेन ऑर्गन है दैट इज ब्रेन, ठीक है। ब्रेन जो है इसका वजन जो है तकरीबन 3 पाउंड होता है और ये 60% क्या है फैट से बना है और जो बाकी 40% है वो कम्बिनेशन है वाटर का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का और सॉल्ट्स का, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ब्रेन कोई मसल नहीं है बल्कि क्या है, ये एक कम्बिनेशन है ब्लड वेसल्स का, नर्व्स का, न्यूरॉन्स का और गैलियल सेल्स का, ठीक है। तो इन सब का कम्बिनेशन से ही मिलके ब्रेन बना है, ठीक है। अच्छा, अब एक है ब्रेन का पार्ट जिसको हम कहते हैं ओल्ड ब्रेन, ठीक है, उसको सेंट्रल कोर भी कहते हैं और वो जो मेन बॉडी के फंक्शन हैं लाइक ईटिंग है, ब्रीथिंग है, स्लीपिंग है, उसको कौन करता है, कंट्रोल करता है, ओल्ड ब्रेन करता है। अच्छा, इसको ओल्ड ब्रेन क्यों कहा जाता है कि जितने भी मैमल्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ये सारे फंक्शन होते हैं, लाइक वो ईट करते हैं, स्लीप करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड ब्रेन कहते हैं और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये कह लें कि ओल्ड ब्रेन या जिसको हम सेंट्रल कोर कहते हैं वो पाया जाता है। लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल ब्रेन, ठीक है। क्योंकि हम जो है एज अ ह्यूमन हम तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जस्ट हमारा ब्रेन जो है वो ईटिंग या कह लें कि स्लीपिंग या ब्रीथिंग को कोऑर्डिनेट नहीं करता बल्कि इसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, सही है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ब्रेन का जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं जो कि बॉडी बैलेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो उसके लिए बड़ा लाजमी है कि आपकी बॉडी के डिफरेंट जो मसल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें। जब मसल्स कोऑर्डिनेट करते हैं तो फिर ही आप प्रॉपरली वॉक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बड़ा इजी लगता है कि वॉक करना बड़ा सिंपल सा काम है लेकिन जब आप वॉक करते हैं तो आपके 100 ऑफ मसल्स जो है उनकी कोऑर्डिनेशन होगी तो आप प्रॉपर वॉक कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या गिर जाओगे। तो इन सारी जो बॉडी के बैलेंस को क्या है मेंटेन करता है या मसल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करता है सो दैट
आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर वे में मीन्स कि कोई भी काम कर सके, लाइक वॉक कर सके, लाइक रनिंग कर सके, जैसे आप बैठे हो अभी तो आपके सर्टन मसल्स जो एक्टिवेटेड है, तो ये जो सारे काम है वो कौन करता है? ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, वो इनको परफॉर्म करता है। वैसे तो बड़ा सिंपल लगता है कि बॉडी बैलेंस मेंटेन करना बड़ा इजी है, लेकिन उसके लिए ब्रेन को कितने ज़्यादा फंक्शंस करने पड़ते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये ब्रेन की एक सिंप्लीफाइड सी कह लें कि डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सेरिब्रम शो हो रहा है, देन सेरिबेलम जिसका हमने जिक्र लास्ट स्लाइड में किया है, स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स, ब्रेन स्टेम। सो आप कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफाइड पिक्चर है ब्रेन की। ठीक है, ब्रेन ब्रेन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम को। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो थैलेमस के नीचे होता है और इसका जो साइज है वो फिंगर टिप जितना छोटा होता है, लेकिन ये बड़ा ही मेजर रोल प्ले करता है बॉडी की फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अच्छा आपने सुना होगा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि दैट इज टू मेंटेन स्टेडी इंटरनल इन्वायरमेंट फॉर द बॉडी। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये रोल प्ले करता है बॉडी के लिए। ठीक है, वो क्या करता है कि देखें आपकी जो बॉडी है और बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट चाहिए, लाइक आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए हर हर वक्त। ठीक है, आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर स्पेसिफिक लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, स्पेसिफिक लेवल ऑफ शुगर होना चाहिए, स्पेसिफिक लेवल ऑफ वाटर होना चाहिए। इन सारे फंक्शंस को जो रेगुलेट करता है बॉडी का ऑर्गन दैट इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस मेक श्योर करता है कि आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर स्पेसिफिक लेवल ऑफ वाटर मौजूद रहे, स्पेसिफिक लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहे, स्पेसिफिक लेवल ऑफ ग्लूकोज रहे, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहे। ठीक है, अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कह लें कि जो स्पीशीज है उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये सर्वाइवल के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो भी परफॉर्म करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो ईटिंग के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन और रिप्रोडक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। ये पार्ट ऑफ ब्रेन है जो कि कंट्रोल करता है ईटिंग को, अग्रेशन को एंड रिप्रोडक्शन को। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम में एक पार्ट पाया जाता है एमिगडाला। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फियर और एग्रेशन के लिए। ठीक है, अच्छा वो रिसर्चर्स ने देखा है कि जब एमिगडाला जो है उसके अंदर कोई इंजरी आ जाती है तो जो हमारा अग्रेसिव नेचर है वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ऐसे एनिमल्स जो कि बड़े एग्रेसिव होते हैं अगर उनकी एमिगडाला जो है उसमें इंजरी आ जाए तो वो बड़े ही कूल, काम और डिसाइल हो जाते हैं, जबकि ऐसे एनिमल्स जो कि बड़े कूल एंड काम होते हैं उनकी अगर एमिगडाला जो है उसमें कोई इंजरी आ जाए तो वो बड़े ज़्यादा कह लें कि अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, बड़े ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। सही। सेरिब्रल कोर्टेक्स, सेरिब्रल कोर्टेक्स को हम न्यू ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, उसकी मेन वजह ये है कि यही ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन बींग्स को दूसरे जो एनिमल्स हैं उनसे डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, देखें ह्यूमन बींग्स किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेटर हैं? दैट इज़ दे कैन थिंक, उनकी ह्यूमन बींग्स की मेमोरी अच्छी है, ह्यूमन बींग्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, आइडिया जनरेशन कर सकते हैं, लैंग्वेज की एबिलिटी है ह्यूमंस के अंदर। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये कौन परफॉर्म करता है? सेरिब्रल कोर्टेक्स करता है। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा कि जब हमने ब्रेन की पिक्चर देखी थी तो उसके अंदर क्या था कि ऐसे रिजिस थी। ठीक है, और वो रिजिस क्यों थी? क्योंकि बेसिकली जो ब्रेन है इसका सरफेस एरिया बड़ा ज़्यादा है, लेकिन नेचर ने इसको एक छोटे से यानी कि हमारा जो सर सर है, ठीक है, उसके अंदर इसको पैक किया। ठीक है, अब सर जो है उसका एरिया कम है, तो अब क्या है कि ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में फोल्ड होके एक छोटे से एरिया के अंदर कह लें कि वो मौजूद है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमारा सेरिब्रल कोर्टेक्स है इसका अगर हम 1/12 हिस्सा इंच का अगर निकालें और इसको अगर हम अनफोल्ड करना स्टार्ट करें तो ये टोटल एरिया कवर करेगा वो 2 स्क्वायर फीट का होगा। सो देखें कितना बड़ा एरिया जो है वो छोटी सी जगह के अंदर जो नेचर है उसने पैक किया है। ठीक है,
अब देखिए ब्रेन का ये पार्ट जो है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, न्यूरॉन्स जो हैं जो नर्व सेल्स हैं वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है और उनका आपस में जो कनेक्शन है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। इस वजह से हमारे अंदर जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर बड़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग एबिलिटीज़ हैं जो कि बाकी मैमल्स में नहीं पाई जाती। हम सोच सकते हैं, हमारी मेमोरी बड़ी अच्छी है, हम इनोवेशन कर सकते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। वो किस वजह से है कि हमारा जो ब्रेन है इसका बेसिकली साइज सबसे बड़ा है और इसके अंदर जो न्यूरॉन सेल्स हैं या नर्व सेल्स हैं उनकी तादाद बड़ी ज़्यादा है। इस वजह से जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी है वो क्या है ह्यूमन बींग्स में ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब जो कोर्टेक्स है हमारा इसके 4 मेजर सेक्शंस होते हैं जिनको हम लोब्स भी कहते हैं। ठीक है। टू ब्रेन्स और वन, लाइक हमारी बॉडी में मोस्टली चीज़ें जो है वो कपल के अंदर पाई जाती हैं, दो की सूरत में पाई जाती हैं, जैसे दो टांगे, दो हाथ, ठीक है, दो आर्म्स। इसी तरह से अगर हम सिमेट्रिकली कट करें अपने ब्रेन को तो उसके भी दो हाफ्स होते हैं। ठीक है, एक को हम लेफ्ट हेमिस्फेयर कहते हैं और एक को हम राइट हेमिस्फेयर कहते हैं। और ये जो दोनों हमारे हेमिस्फेयर्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लाइक जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ये राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और जो राइट हेमिस्फेयर है ये यूजुअली लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है। अच्छा, देखा गया है अगर आपका लेफ्ट जो ब्रेन है, लेफ्ट हेमिस्फेयर अगर डैमेज हो जाए तो आपकी जो राइट साइड की बॉडी मूवमेंट है वो अफेक्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर राइट साइड आपका जो ब्रेन है राइट साइड का वो डैमेज हो जाए तो आपकी लेफ्ट साइड की जो बॉडी मूवमेंट है वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है। अब देखने में तो ये जो दोनों हेमिस्फेयर हैं, ठीक है, फिजिकली देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन ये जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो टोटली डिफरेंट है और किस वे में ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो भी टोटली डिफरेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि जो सर्टेन बिहेवियर्स हैं वो आर लाइकली टू रिफ्लेक्ट एक्टिविटी इन वन हेमिस्फेयर देन इन दी अदर। ठीक है। लाइक जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है ये मोस्टली ये जो रोल प्ले करता है वो आपकी लैंग्वेज एबिलिटी में करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में जो रोल है वो उसको प्ले करता है, स्पीकिंग में करता है, रीडिंग में करता है, थिंकिंग में करता है, रीजनिंग में करता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करना है वो भी ज़्यादा काम कौन करता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर। जबकि जो राइट हेमिस्फेयर है इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं और डिफरेंट जो नॉन वर्बल पर्टिकुलर फंक्शंस हैं वो राइट हेमिस्फेयर उनको परफॉर्म करता है। लाइक फेस की रिकग्निशन करना, ड्राइंग, म्यूजिक, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये राइट हेमिस्फेयर इनको परफॉर्म करता है। ठीक है। और राइट हेमिस्फेयर जो इंफॉर्मेशन को कह लें कि ग्लोबली देखता है, एज अ होल देखता है। ठीक है। जबकि लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। थैंक यू। दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर।